अपना आइडिया लोगों को समझा सकें, लोगों की बातचीत आप समझ सकें, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। वो जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या उनको वर्ड्स कहना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे? इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हम लोग देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ जो नए आविष्कार हो रहे हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उनमें अपना योगदान कर सकें। आप इंजीनियरिंग करके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। सर, ऐसे कौन कौन से एकदम लेटेस्ट सेक्टर्स हैं? माता पिता के प्रेशर से इंजीनियरिंग में ना आ जाएँ, या अगर आपका दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है इसलिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इस कारण से अगर आप करोगे ना, तो ऐसा कोई भी कारण जो कि किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के आपको इंजीनियरिंग करने के लिए बातें कर रहा है, तो शायद आप इंजीनियरिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। कि आपके अंदर एकेडमिक तेज है, वो पावर है एकेडमिक्स की, कि जिसकी वजह से पूरे विश्व को हम अपने सामने झुका सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनकर शर्मा, डी टॉक शो पर, पॉवर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। दोस्तों, आप जानते हैं कि चारों तरफ परीक्षाओं का सीजन चला पिछले 2 महीने से, और अब परीक्षाओं के रिजल्ट आने लगे हैं। बड़ी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब आगे क्या होगा? इस आगे क्या होगा की गुत्थी को सुलझाने के लिए आज मैंने एक विशेष सेक्टर जो भारत को नर्चर कर रहा है और भारत को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, वो है इंजीनियरिंग का सेक्टर। इन पर्सनैलिटी से मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है डॉक्टर प्रोफेसर विजय सिंह, थैंक यू। जो हमारे जयपुर में ही एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर्णी यूनिवर्स कॉलेज चलाते हैं। आप प्रोफेसर रहे हैं JECRC यूनिवर्सिटी में। बहुत सारी कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स के लेखक हैं। कि आप इस सेक्टर में कैसे आए, और आपका पढ़ाई का तरीका और इस सेक्टर में आने का तरीका क्या रहा? नमस्कार। बेसिकली मैं जो इस इंजीनियरिंग सेक्टर में आया, मैंने खुद ने भी बीएससी किया था। बीएससी के बाद में फिर मैंने एमसीए किया और एमटेक वगैरह किया, और बाद में मुझे मौका मिला पीएचडी कंप्यूटर साइंस में करने का। और साइमल्टेनियसली राजस्थान में उस समय ई गवर्नेंस का इम्प्लीमेंटेशन भी चल रहा था। मेरा जो पीएचडी का काम रहा वो बेसिकली राजस्थान की ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर रहा, जो ई मित्र के नाम से बाद में बोले था, पॉपुलर भी रहा वो काम सारा हमारा। और फिर धीरे धीरे मैं एजुकेशन की तरफ झुकता चला गया। मुझे लगा कि भाई जो हमने इतनी अच्छी शिक्षा ली है, उस शिक्षा को लेकर के किसी विदेश जाके किसी कंपनी में काम करने के बजाय क्यों ना हम यहाँ राजस्थान में ही रहें और यहीं के छात्रों को वो चीज़ें दोबारा दें जो कि हमको यहाँ से सीखने को मिली। तो इस प्रकार से मैं इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैंने एंटर किया। और जब मैं शिक्षा में आया तो वास्तव में एक इतना अच्छा माहौल मिला कि बच्चों का रिस्पेक्ट भी मिलता है आपको, आप जो उनको देते हो उसके बदले आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, कुछ अच्छा बन के दिखाते हैं, तो वो जो एक खुशी आपको अंदर से मिलती है ना, वो शायद खुद कमा करके भी नहीं मिलेगी। तो फिर मैं इस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, और कुछ समय के लिए मैंने अपना कुछ एक दो कॉलेजेस में काम भी किया। उसके बाद में 2010 के आसपास मैंने खुद का कॉलेज सेटअप किया, श्री करणी कॉलेज के नाम से, और अब धीरे धीरे उसको डेवलप कर रहे हैं। और साइमल्टेनियसली जो भी हमारे राजस्थान के और इंडिया के जो लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनसे भी मैं जुड़ा हुआ रहा। और वहाँ पे मैं एज ए एडजंट फैकल्टी या एज ए एडजंट प्रोफेसर जो सेवाएं दे सकता हूँ वो मैंने दी। उसके अलावा वहाँ मैंने कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन वगैरह किया, कुछ इंटरनेशनल कोलोब्रेशंस वगैरह के ऊपर भी काम किया। कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कि इंडिया और इंडिया के बाहर जो यूरोप और अमेरिकन और कैनेडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मिलकर के कैसे अपन काम कर सकते हैं आपस में, उन पे काम किया। और फिर उसी एक्सपीरियंस को धीरे धीरे हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, जिससे कि देश का भी भला हो और कम्युनिटी का भी भला हो। आपको क्या लगता है कि इंजीनियर में क्या गुण होने चाहिए, क्या करेक्टर्स होने चाहिए? जी बिल्कुल। इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हम लोग देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ जो नए आविष्कार हो रहे हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उनमें अपना योगदान कर सकें, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चलाए रखने के लिए भी अपना योगदान कर सकें। तो बेसिकली टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, बट टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आजकल चाहिए होता है एकेडमिक स्किल्स, जो कि आपके टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी। सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि आपने इंजीनियरिंग कर तो लिया, आप अच्छा खासा जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन आपको लोगों से बातचीत भी करनी आनी चाहिए। अपना आइडिया लोगों को समझा सकें, लोगों की बातचीत आप समझ सकें, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्योंकि इंजीनियर का मतलब ही यही है कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है या जो भी चैलेंज आता है, उस चैलेंज को सोल्व करने की बात कर सकें। क्योंकि चैलेंज को डर करके भाग तो हर कोई सकता है, प्रॉब्लम को बड़ा चढ़ा के तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला के देने का काम वो इंजीनियर का होता है। तो इंजीनियरिंग में एकेडमिक स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये चारों अगर समागम रहेगा तो वो एक रियल इंजीनियर के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता है। जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रहेगा, वो रियल इंजीनियर बनेगा। यस। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी IITs हैं, NITs हैं, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या उनको वर्ड्स कहना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे?
देखिए, ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करने का जो तरीका है वो तो सबको पता है ऑलरेडी कि जेई का एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी भी करनी होती है, जेई प्री होता है, जेई मेंस वगैरह होता है, और उसकी तैयारी कराने के लिए देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कोचिंग सेंटर्स भी है, बच्चा खुद भी तैयारी कर सकता है। बट हाँ, ये है कि अपनी लगन से तैयारी करें, और अगर खुद इंजीनियर बनने की इच्छा है, खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, खुद कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो ही इंजीनियरिंग में आए। माता पिता के प्रेशर से इंजीनियरिंग में ना आ जाएं, या अगर आपका दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है इसलिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इस कारण से अगर आप करोगे ना, तो ऐसा कोई भी कारण जो कि किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के आपको इंजीनियरिंग करने के लिए बाध्य कर रहा है, तो शायद आप इंजीनियरिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। और जो हम सुनते आ रहे हैं कि पिछले 10 से 15 साल में कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही है, कई इंजीनियर्स अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, डिग्री तो उनके पास में है लेकिन वो उनको उस डिग्री के अनुपात में अच्छी नौकरी या अच्छा स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि वो जो सीरियसली इंजीनियर बनने के हिसाब से इंजीनियरिंग कर रहा है वो तो अच्छा करके दिखा रहा है, लेकिन जिसने वैसे इन्फ्लुएंस में आकर इंजीनियरिंग कर लिया या पेरेंट्स के दबाव में इंजीनियरिंग कर लिया, वो शायद डिग्री तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उस डिग्री को फिर जस्टिफाई नहीं कर पाता है बाद में। तो अपने खुद के डेडिकेशन से और खुद के गोल्स के हिसाब से आप कीजिए, तो आपसे तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, सिलेक्शन भी आपका अच्छा कॉलेज में हो जाएगा, और आप इंजीनियरिंग ढंग से करके कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। आप इंजीनियरिंग करके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। सर, ऐसे कौन कौन से एकदम लेटेस्ट सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपना करियर बड़े हाई मार्क पे बना सकते हैं? एकदम लेटेस्ट सेक्टर्स आप बताएं। देखिए, वैसे तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड तो चल रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, और उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत सारे फील्ड्स आ रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ ये जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय आपका खुद का इंटरेस्ट भी देखिए, कि अगर आपका इंटरेस्ट मशीनें बनाने में है तो वाई डोंट यू गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपका इंटरेस्ट ब्रिजेस बनाने में है, बिल्डिंग्स बनाने में है, वाई डोंट यू गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट मान लो गैजेट्स बनाने में है तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो एक तो ट्रेंड होता है, एक आपका इंटरेस्ट होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो आपका इंटरेस्ट है और जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको डिसीजन प्रॉपर्ली लेना पड़ेगा, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस भी फील्ड में जाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग खाली कंप्यूटर साइंस में ही नहीं चाहिए, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में ही नहीं चाहिए। मशीनें भी बननी हैं, कारें भी बननी हैं, बिल्डिंग्स भी बननी हैं, गैजेट्स भी बनने हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें बड़ा अच्छा खासा स्कोप है। तो बजाय कि आप ट्रेंड के पीछे भागने के, आप ये देखिए कि आप किस फील्ड में या किस सब्जेक्ट में अपने आप को अच्छा मानते हैं। स्कोप तो सभी में अच्छा है, और कई बार होता है ना कि भाई चारों टायर चाहिए होते हैं गाड़ी के चलने के लिए, ऐसे ही इंजीनियरिंग में क्या समाज को या देश को भी आगे बढ़ाने के लिए चारों टायर चाहिए। खाली कंप्यूटर साइंस नाम का टायर अगर बढ़ता जाएगा, उसमें हवा बहुत सारी भर देंगे और बाकी तीनों टायर सब डाउन हो जाएंगे, तो गाड़ी वैसे भी आगे नहीं बढ़नी है। तो आज नहीं कल बैलेंस्ड अप्रोच है। हाँ, जो कोर ब्रांचेज हैं उन कोर ब्रांचेज में भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। मैं पिछले 8-10 साल से क्या देख रहा हूँ कि बेसिकली हर कोई कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन्हीं में इंटरेस्ट ले रहा है, और बाकी जो कोर ब्रांचेज हैं उनको धीरे धीरे बच्चे क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं या फिर उनको थोड़ा कम ऑप्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक संकल्प दिया और उस पर बहुत सारा काम भी हो चुका है, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया। पिछले 10-12 साल में, 15 साल में इंजीनियरिंग सेक्टर में क्या चेंज आपने देखा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में? देखिए, बेसिकली क्या है, अगर आप थोड़ा 15-20 साल का स्टडी करेंगे ना, तो जो अगर टेक्नीशियंस की बात करें, पहले इंडिया टेक्नीशियंस को डेवलप कर रहा था, अब इंडिया टेक्निकल लीडर्स को डेवलप कर रहा है। टेक्निकल लीडर्स। हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, अगर आप बात, सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट में इस समय सीईओ हैं, सुंदर पिचई जो कि गूगल को पूरा संभाल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया से पढ़ के बाहर गए और वहाँ जाके टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप करी। अब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके आने के बाद जब पिछले 8-10 साल से इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया का कैंपेन चला, तो उसके बाद में इंडिया में भी एक माहौल बन रहा है कि वाई नॉट वी वर्क फॉर अवर ओन कंट्री, हम बाहर जाके दूसरी कंट्री के लिए काम क्यों करें। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है चंद्रयान 3 का निर्माण किया गया, पूरा भारत में किया गया और बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट में किया गया, और चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर जाकर के बाकायदा उसकी जो सक्सेसफुल लैंडिंग कराई वो सभी इंडियन इंजीनियर्स ने कराई है। और उसके लिए तो एक बात और बोलते हैं कि मोस्टली इंजीनियर्स महिलाएं थी। तो यानी कि जो महिला शक्ति है और जो इंजीनियरिंग जो इनोवेशन जो इंडिया के अंदर एक है, उसको अगर ढंग से दिशा दी जाए या उनको हेल्प की जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी शायद सुनने में आया कि गुजरात के अंदर एक कंपनी माइक्रोन, उस कंपनी ने सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं उनका डिजाइनिंग का भी मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है। और सेमीकंडक्टर चिप्स की डिजाइनिंग अब तक ताइवान में हुआ करती थी या फिर अमेरिका में कहीं हुआ करती थी, और हमको उन पर डिपेंड होना पड़ता था। अब जब वो सेमीकंडक्टर चिप इंडिया में डेवलप हो जाएंगी तो ये मोबाइल, आईफोन का भी डेवलपमेंट अपने यहाँ पे चल रहा है। अभी शायद कुछ दिनों पहले ही ट्रम्प का कुछ आया था, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, कि भाई उन्होंने तो बाकायदा मना किया कि आप आईफोन का डेवलपमेंट इंडिया में क्यों करते हो। वो ऐसा तो नहीं है कि भारत का जो ग्रोइंग इंजीनियरिंग सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं उनका डर यही है कि इंडिया तो वैसे ही ग्रो कर रहा है, और अगर इंडिया को हम लोग और ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन इंडिया के अंदर वो जो कंपनी है जो इस आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है,
उसने बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से भी कहा है कि भाई साहब हमने जो सेटअप लगाया है इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर जो भी मैन पावर है, जो इंडिया का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वेल सुटेड है। तो अभी सुनने में आया कि लगभग 12 to 18% जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया के अंदर ही हो रही है। तो जो आईफोन जैसे ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया कर रहा है, इसका मतलब इंडिया के अंदर वो सब सामर्थ्य तो है, और अब धीरे धीरे इंडिया इन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। तो ये चंद्रयान देख लीजिए, आईफोन का डेवलपमेंट देख लीजिए, उसके अलावा जो भी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे उपकरण थे जो कि इंडिया में बने हुए थे। हमको किसी अमेरिका से या किसी यूएस से नहीं खरीद, किसी यूएसएसआर से नहीं खरीदने पड़े। तो वो जो हमारे पास अपरेटस थे, जो इक्विपमेंट्स थे, जिनके द्वारा हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो सभी मोस्टली इंडिया में बने हुए थे। तो जो मेक इन इंडिया का जो 10 साल से कैंपेन चल रहा था, उसका फायदा अब धीरे धीरे दिखने लगा है। क्योंकि आर्मी में भी इंजीनियरिंग कॉर्प्स होती है, Yes, वहाँ भी बिल्कुल। इंजीनियर्स ही ये सारे काम करते हैं। डीआरडीओ में भी इंजीनियर्स ही काम कर रहे हैं। डीआरडीओ तो बहुत कुछ कर रहा है। डीआरडीओ ने बहुत सारे ऐसे उपकरण बनाए जो कि भी आर्मी डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंडिया में काम भी आए हैं, और उन सब का डेमो भी हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर। तो लोग तो उसको इस तरह लेते हैं मजाक में कि भाई आप देखिए कितनी अच्छी बात है, इंडिया की टेक्नोलॉजी ने इतना अच्छा ग्रो कर लिया। जब किसी देश में युद्ध होता है ना, तो उस देश की जनता घबरा के बैठ जाती है कई बार, लेकिन इंडिया की जनता तो बाकायदा खुश हो रही थी। ये जो 7-8 दिन तक जो युद्ध चला ना, उसको एंजॉय किया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा था कि हमारा इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो इंडिया की जो आर्मी है, वो सामर्थ्य रखती है कि वो किसी भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए हम लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। माना कि युद्ध को एंजॉय नहीं करना चाहिए, युद्ध के टाइम पे तो हम सबको एक होकर के सामना करना। भरोसा था अपने देश के सैनिकों पर, अपने इंजीनियर्स पर, अपने टेक्नोक्रेट्स पर। तो ये भरोसा ही भारत की शक्ति को दिखाता है। वो जो लोग बाहर के हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, जो आपसे कॉन्फ्रेंसेस में मिलते हैं, उनका भारत के जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े आईआईटीज़ या और भी एनआईटीज़, उन लोगों का क्या व्यू है अब भारत के बारे में? मैं जितने लोगों से मिल पाया, फॉर्चुनेटली उनका व्यू भारत के बारे में बहुत ही अच्छा है। और जैसे अभी हम ये कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस इन पोलैंड। तो जब मैं अभी कुछ 1 महीने पहले यूरोप टूर के ऊपर गया, और वहाँ मैं अलग अलग देशों में गया, जर्मनी में गया, इटली में गया, पोलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस, कई देशों में गया। तो वहाँ वहाँ वेलकमिंग नेचर था उनका, कि इंडिया से कोई आया है तो वो उसको वेलकमिंग फॉर्म में ले रहे हैं, और वो हमको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप वाई डोंट यू ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस इन अवर कंट्री ऑल्सो। तो यानी कि एक इंडिया की अच्छी इमेज है, जिस इमेज का फ़ायदा हमको भी आज मिल रहा है। तो इंडिया के लिए जो बाहर के देश हैं, वो सभी लोग इंडिया को, ट्रंप ने तो कई बार, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उन्होंने तो अपने वक्तव्य में भी कहा है कि आने वाले टाइम में जो सुपर पावर है वो इंडिया बनने वाला है। तो इसलिए इंडिया के बारे में लोगों के अच्छे विचार हैं। कुछ 1-2 विचार ऐसे भी मिले जिनको कि फिर हमारी जिम्मेदारी बन गई कि उसको हम ठीक करें। अभी मैं जब यूरोप टूर पे गया, तो एक लेडी मिली एयरपोर्ट पे, वो शायद यूएसए से थी। तो शी टोल्ड कि आई हर्ड अमेरिका दिस इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री। तो मैंने कहा इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इंडिया वाज नेवर अ पुअर कंट्री। आज से अगर 1000 साल पहले की बात करो, इंडिया वाज अ गोल्डन ईगल। इंडिया तो सोने की चिड़िया था, और इसीलिए मैंने कहा आपके अमेरिका से और आपके अलग अलग देशों से लोग इंडिया में आए थे, और यहाँ पे आकर के वो लोग सब कुछ लूट के लेके चले गए, और वो इतना लूट के लेके चले गए, उसके बाद भी हमने अपने आप को ग्रो कर लिया, और आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सामर्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में इतना आगे हैं कि आज भी हम पूरे वर्ल्ड को टक्कर दे रहे हैं। तो इंडिया वाज नेवर अ पुअर कंट्री, एंड इंडिया इज गोइंग टू बिकम द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा कुछ जब कभी हम कहीं जाते हैं बाहर, तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हमारे देश की इमेज को हम लोग वहाँ पे प्रॉपरली, अगर कुछ कहीं डाइवर्जेंस हो भी रहे हैं, तो इस इमेज को हम भी अच्छा बना करके आएँ, और हमारे देश के बारे में जो अच्छी बातें उनको बताएं। मैंने उनको बताया कि हमारे आपके तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह आ जाए हैं 600-400 साल पहले, हमारे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय तो 1000 साल पहले इतने हाई फाई लेवल पे थे कि पूरा वर्ल्ड वहाँ पढ़ने के लिए आता था, और उनका एडमिशन होने का जो तरीका था, वो कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं था उस समय। नालंदा तक्षशिला में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो बाकायदा उसके मेन गेट के बाहर आपको खड़ा होना पड़ेगा, शास्त्रार्थ होता था बाकायदा, पूरे डिबेट होती थी, और डिबेट में अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपका एडमिशन होगा अंदर। और उसके बाद में उस जमाने में 9 फ्लोर की बिल्डिंग थी तक्षशिला नालंदा के अंदर, और कहते हैं कि शायद 10 लाख से ऊपर किताबें वहाँ पे थी। वो तो जब हमारे यहाँ पे आक्रमणकारी आए, मैंने कहा उन लोगों को कि व्हेन द टर्किश पीपल केम, और आपके यहाँ से लोग आए, तो उन लोगों ने इंडिया की उस संस्कृति को, इस शिक्षा को, सब कुछ को बर्बाद किया सारा, और इतना बर्बाद होने के बाद भी इंडिया वापस ग्रो कर रहा है। तो इंडिया तो कहते हैं कि जगत गुरु था किसी ज़माने में, अगर 1000 साल पहले की बात करो, आज वापस विश्व गुरु बनने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इंडिया की इमेज लोगों की नज़रों में, जिन देशों में गया हूँ, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस 18 से ऊपर कंट्रीज मैंने कर लिया, और वहाँ पे इंडिया को सब रेस्पेक्ट नज़र से देखते हैं, और ये देख के हमको बड़ा अच्छा लगता है। इंडिया को रेस्पेक्ट की नज़रों से पहले भी देखा गया और आज देखते हैं, क्योंकि आपके अंदर एकेडमिक तेज है, वो पावर है एकेडमिक्स की, कि जिसकी वजह से पूरे विश्व को हम अपने सामने झुका सकते हैं। जो हमारा लोगो है, सर्वे भवन्तु सुखना, क्योंकि हम अपनी नॉलेज से लोगों के कल्याण की कामना करते कल्याण की हैं। बात करते हैं। एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी
जो जर्नी है, जो आप कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, उनका क्या नाम है और उनका क्या पर्पस होता है? कॉन्फ्रेंसेस का पर्पस, देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विद द कॉन्फ्रेंसेस। सबसे पहला तो होता है कि जो भी लोग ये साइंटिस्ट हैं या मान लो प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो अपना जो भी इनोवेशन उन्होंने किया है, जो भी रिसर्च उन्होंने की है, उस रिसर्च के आउटकम को दे कैन प्रेजेंट इन दोज कॉन्फ्रेंसेज। और जो बाकी जो सामने लोग सुनने के लिए आते हैं, चाहे कीनोट स्पीकर्स हैं या मान लीजिए कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ अदर पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वहाँ पे अपनी जो भी नॉलेज है उसको आप शेयर कर सकते हैं। और आपकी उस रिसर्च जर्नी के अंदर जो भी समस्याएं आपको आ रही है, शायद उन समस्याओं को सोल्व करने के लिए वहाँ पे कुछ आपको आइडियाज़ नहीं मिल जाए। तो एक तो ये कारण होता है अपनी नॉलेज को शेयर करना और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे कर सकते हैं उसके लिए आइडियाज़ को पता करना। उसके अलावा नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए हमारी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर 15 से 18 देशों के लोग आ रहे हैं, इंडिया से मोस्टली हर स्टेट के लोग जा रहे कहाँ हैं। हो रही है सर? ये पोलैंड के अंदर हो रही है कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे नेटवर्किंग में क्या होता है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर 20 देशों के लोग मिल रहे हैं, इंडिया के मोस्टली हर लीडिंग यूनिवर्सिटी के लोग मिल रहे हैं, आप आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पा रहे हो, वही बड़ी बात है। एंड देन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये भी तो आपको हो रहा है कि आप कॉन्फ्रेंस के बहाने आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आप लोगों से मिल रहे हो, एक नई संस्कृति को जानने को मिलता है। तो एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको नॉलेज शेयरिंग भी हो गया, एक्सप्लोरिंग भी हो गया, और उसके अलावा आपका नेटवर्किंग भी हो गया, और ये सब चीज़ें आपको होती है कॉन्फ्रेंस के अंदर। और कई बार तो क्या होता है कि मैंने भी आज से लगभग 2016 के आसपास कोई कॉन्फ्रेंस ही अटेंड की थी, जहाँ से मुझे आइडिया मिला कि वाई नॉट वी कैन डेवलप दिस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेज। तो स्टार्टअप्स भी निकलते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए कुछ अच्छी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, वो आपके समझ में आ गई है, तो फिर आप भी शायद मोटिवेट होते हो ऐसा कुछ करने के लिए। मैंने जो पिछले 10-12 साल में 20 से ऊपर कॉन्फ्रेंसेज करी, उनका भी रीजन कहीं ना कहीं यही रहा कि मैंने जब अटेंड की कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ से मुझे उनका एक इंस्पिरेशन भी मिला, एक एनकरेजमेंट भी मिला कि हम भी ऐसा कुछ करें। और अगर हम लोग यहाँ से विदेश जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, तो वाई नॉट कि हम विदेश जा कर के इंटरनेशनल लोकेशंस पे खुद ही कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में पिछले 1 साल से था, और फिर हमने जब हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस कराई, विदेश से लोग हमारे यहाँ पे आए, तो हमने इस आइडिया को उनसे शेयर किया, और दे वर मोस्ट वेलकमिंग। मैंने कहा कि इंडिया के लिए वैसे ही लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। तो पोलैंड के जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हमारे साथ इस बार आप कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो अब हम वहाँ भी कर रहे हैं उनके साथ में, और नए रास्ते खुल रहे हैं इंडिया के लोगों के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए। भारत को इंजीनियरिंग सेक्टर में नोबेल प्राइज कब मिलेगा? भारत को शायद इंजीनियरिंग सेक्टर में नोबेल प्राइज बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, चंद्रयान बनाया हमने, ये सेमीकंडक्टर की चिप को हम लोग यहीं डिजाइन कर रहे हैं, और कई नए 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 इनोवेशन वगैरह हम लेकर के आ रहे हैं। तो बस हमारी तो एक आशा है, हमारी विश है कि जब हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना रिकग्निशन हमको मिल रहा है, तो नोबेल प्राइज़ भी इंडिया को बहुत जल्दी ही मिलना चाहिए। तो भारत को बहुत आगे ले जाने वाला सेक्टर है इंजीनियरिंग क्षेत्र। बिल्कुल। बात हुई कि हम दुआ करेंगे कि जल्दी ही नोबेल प्राइज़ भारत में आए। सर, आपने इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में हमारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। आपसे इंस्पायर होकर हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में आएंगे और जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं उनमें अपना परफॉर्मेंस दिखाकर देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो ये था डिटॉक्स पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो, जो आपको पॉडकास्ट मिलता है हर वेडनेसडे को, और अगले पॉडकास्ट में फिर एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।